आज के वीडियो में हम लोग 68 बीपीएससी मेंस की तैयारी का डे 8 देखेंगे, जिसमें हम लोग मुंडा विद्रोह या बिरसा आंदोलन देखेंगे। मुंडा विद्रोह में सबसे पहले हम लोग उन प्रश्नों को देखते हैं जो बीपीएससी द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए हैं। पहला, बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए बिहार के आदिवासी आंदोलन की समीक्षा कीजिए। बिरसा आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जनजातीय शासन पर उसके प्रभाव की आलोचना कीजिए। अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय संघर्षों को बिरसा ने एक नया धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया, स्पष्ट कीजिए। बिरसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य या आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेशी शासन के समाप्ति की इच्छा स्पष्ट कीजिए। बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। अब हम लोग उन टॉपिक्स को देख लेते हैं जिन्हें मुंडा विद्रोह के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं। पहला, परिचय। दूसरा, विद्रोह के उद्देश्य। तीसरा, विद्रोह के कारण। चौथा, विद्रोह का विस्तार। पांचवा, विद्रोह की प्रकृति। छठा, विद्रोह का परिणाम या प्रभाव। सातवां, निष्कर्ष। परिचय। रांची और सिंहभूम के क्षेत्र में 1895 से 1900 ईस्वी के मध्य बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक अत्यंत प्रभावशाली और जुझारू विद्रोह शुरू हुआ, जिसे मुंडा विद्रोह कहते हैं। प्रभाव और विस्तार में यह विद्रोह अन्य जनजातीय विद्रोह की अपेक्षा अत्यंत विस्तृत था। विद्रोह के उद्देश्य। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में प्रस्फुटित मुंडा विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह था, जिसके उद्देश्यों को हम लोग निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। पहला, ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषणकारी नीतियों से मुक्ति प्राप्त करना। दूसरा, ब्रिटिश राज्य के स्थान पर मुंडा राज्य की स्थापना करना तथा महाप्रलय के द्वारा नए धर्म और कानून की स्थापना करना, अर्थात कलयुग के स्थान पर सतयुग की स्थापना। तीसरा, मुंडाओं की परंपरागत सामूहिक कृषि व्यवस्था खूट कुट्टी व्यवस्था को पुनः बहाल करना। चौथा, नई ब्रिटिश भू राजस्व नीति, जिसने भू राजस्व के दर को कई गुना बढ़ा दिया था, को समाप्त कर लगान रहित भूमि व्यवस्था को स्थापित करना। पांचवा, महाजन, सूदखोर, ठेकेदार, व्यापारी तथा जमींदार जो पुलिस, सेना और न्यायालय के साथ नापाक गठबंधन बनाकर मुंडाओं का उच्चतम शोषण करते थे, इस शोषणकारी व्यवस्था को समाप्त करना। छठा, मुंडाओं में नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्मशुद्धिकरण तथा एकेश्वरवाद के द्वारा सुधारवादी नीति को स्थापित करना। यहाँ पर एकेश्वरवाद का अर्थ है कि उन लोगों के कई बोंगा के जगह, कई देवता के जगह सिर्फ एक देवता, एक बोंगा, जो कि सिंह बोंगा की पूजा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विद्रोह के कारण। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन तथा बाहरी तत्वों के शोषण के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मुंडा विद्रोह का उदय हुआ था, जिसे हम लोग निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। पहला, हिंदू पुरोहितों के द्वारा जमींदारों की भूमिका का निर्वहन करना। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि मुंडा जनजाति संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से प्रभावित होकर हिंदू पुरोहितों को भूमि दान देने लगी थी, लेकिन बाद में हिंदू पुरोहित जमींदारों की भांति व्यवहार करने लगे तथा मुंडाओं से जबरन बेगारी तथा ऊंची भू राजस्व प्राप्त करने लगे, जो मुंडाओं में बाहरी लोगों के प्रति गहरी असंतोष को जन्म दिया। दूसरा, परंपरागत भूमि व्यवस्था की जगह नई ब्रिटिश भू व्यवस्था, जिसमें मुंडा परंपरागत रूप से खूट कुट्टी व्यवस्था के अंतर्गत काम करते थे, जिसमें लगान सामूहिक रूप से प्रदान किया जाता था, लेकिन नई नीति ने व्यक्तिगत लगान व्यवस्था को स्थापित किया, जिससे मुंडाओं का अत्यधिक शोषण हुआ और वह विद्रोह के लिए उठ खड़े हुए। तीसरा, बाहरी शोषक वर्ग जैसे सूदखोर, महाजन तथा व्यापारी पुलिस प्रशासक तथा न्यायालय के साथ मिलकर मुंडाओं का अत्यधिक शोषण करते थे। परिणाम स्वरूप मुंडाओं में ऋणग्रस्तता, भूमिहीनता, गरीबी, बेरोजगारी तथा कुपोषण घर कर गया था, जिसने इन तत्वों के विरुद्ध असंतोष को जन्म दिया। चौथा, वन नीति। समय समय पर ब्रिटिश सरकार द्वारा
कार्यान्वित वन नीति ने मुंडाओं को वन उत्पादों के उपभोग तथा वन उत्पादों के क्रय विक्रय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। इसने मुंडाओं में विद्रोह की भावना को भरने में मदद की। 5वां, धर्म संबंधी नियम। ईसाई मिशनरियों द्वारा मुंडाओं का बलपूर्वक धर्मांतरण किया गया। कई मुंडा प्रलोभन के कारण अपने मूल धर्म, जो कि मुंडा धर्म था, को त्याग कर ईसाई धर्म को अपनाया, लेकिन बाद में बिरसा मुंडा द्वारा चलाए गए सुधारवादी आंदोलन के कारण मुंडाओं को अपने धर्म में लौटने के लिए प्रेरित किया गया। इस बलपूर्वक धर्मांतरण प्रक्रिया ने ब्रिटिशों के विरुद्ध असंतोष को जन्म दिया। 6, राजनीतिक कारण। मुंडाओं की राजनीतिक व्यवस्था ग्राम प्रमुखों के द्वारा संचालित की जाती थी, लेकिन ब्रिटिश नीति ने इनके सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया, जो विद्रोह का एक कारण बना। 7वां, सामाजिक कारण या सांस्कृतिक कारण। ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप मुंडाओं की परंपरागत सामाजिक व्यवस्था जैसे विवाह, परिवार, नातेदारी, युवा गृह तथा रीति रिवाज एवं प्रथाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई, जो विद्रोह का एक कारण बना। 8वां, अन्य आंदोलन से प्रेरणा। मुंडा विद्रोह 1867 से 68 में हुए सरदार आंदोलन तथा इसमें अंग्रेजों के विश्वासघात ने मुंडाओं को विद्रोह के लिए प्रेरित किया तथा चीन में 1898 से 99 में हुए बॉक्सर आंदोलन ने मुंडाओं को अंग्रेजों के प्रति विद्रोह के लिए प्रेरित किया। 9वां, ब्रिटिश दमन। 1895 से 1899 तक छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुए विद्रोह में ब्रिटिश प्रशासन ने अत्यंत क्रूर और पाशविक दमन किया। अंग्रेजों की इस दमनकारी नीति से मुंडाओं में अंग्रेजों के प्रति असंतोष भड़का। परिणाम स्वरूप 1899 में क्रिसमस के दिन विद्रोह हुआ। विद्रोह का विस्तार। 1899 में क्रिसमस के दिन बिरसा मुंडा ने मुंडा जनजाति को संबोधित करते हुए कहा कि हमें ईश्वर ने महाप्रलय करने के लिए भेजा है तथा मुंडा राज्य की स्थापना एवं कलयुग के स्थान पर सतयुग की स्थापना के लिए कहा गया है। बिरसा मुंडा के चमत्कारी चिकित्सीय गुण तथा धार्मिक उद्घोषणा ने मुंडाओं को विद्रोह के लिए प्रेरित किया तथा देखते ही देखते 6000 मुंडा विद्रोह के लिए एकत्रित हो गए। बिरसा मुंडा ने कोटांग बाबा कोटांग का नारा दिया तथा कहा, दिकुओं के खून से भूमि ऐसे लाल होगी जैसे लाल झंडा। यह विद्रोह ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका तथा अंग्रेजों के पाशविक दमन एवं बिरसा मुंडा के जेल में मृत्यु के बाद विद्रोह समाप्त हो गया। मुंडा विद्रोह की प्रकृति। मुंडा विद्रोह एक सुधारवादी प्रकृति को बताता है, साथ ही साथ यह ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध सशक्त संघर्ष को भी बताता है। इस विद्रोह की प्रकृति को हम लोग निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। पहला, यह एक सुधारवादी विद्रोह था जिसमें नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार तथा एकेश्वरवाद पर बल दिया गया था। दूसरा, यह आद्य आधुनिक तत्वों को ग्रहण करता नजर आता है, क्योंकि जहां एक तरफ जनजाति तत्वों की प्रधानता थी, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश शासन की समाप्ति के तत्व भी सम्मिलित थे। आद्य आधुनिक शब्द का अर्थ है प्राचीन तथा नवीन तत्वों का समावेश। तीसरा, मुंडा विद्रोह स्थानीय प्रकृति के साथ साथ सीमित मात्रा में ही सही राष्ट्रीय तत्वों को भी धारण करता है, क्योंकि यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को ही उखाड़ फेंकना चाहता था, न कि सिर्फ अपने कष्टों को दूर करना चाहता था। चौथा, अखिल भारतीय नेतृत्व का अभाव। इस विद्रोह में अखिल भारतीय स्तर पर किसी नेता का विकास नहीं हो पाया, अर्थात कोई ऐसा नेता नहीं विकसित हुआ जो जनजातियों के विद्रोह को अखिल भारतीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान कर सके। पांचवा, विद्रोह का क्षेत्रीय विस्तार। छठा, विद्रोह के अखिल भारतीय विस्तार का अभाव। मुंडा विद्रोह का विस्तार अखिल भारतीय स्तर पर नहीं हुआ, बल्कि संपूर्ण भारत में जनजातियों का विद्रोह अलग अलग स्थान पर क्षेत्रीय रूप से हुआ। सातवां, विद्रोह के आपसी संपर्क का अभाव। एक ही समय में जनजातीय विद्रोह संपूर्ण भारत में अलग अलग क्षेत्रों में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनमें आपसी संपर्क का अभाव था। आठवां, नेता में धार्मिक तत्वों का समावेश। मुंडा विद्रोह के नेता में भी धार्मिक तत्वों का समावेश देखा जा सकता है और
वे सारे मुंडा जनजातियों को धर्म के नाम पर विद्रोह के लिए प्रेरित करते थे। 9वां, महिलाओं की भागीदारी। इस विद्रोह में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी थी। 10वां, अत्यंत सुदृढ़ सामुदायिक भावना। इन जनजातियों में अत्यंत सुदृढ़ सामुदायिक भावना थी जो विद्रोह को संबल प्रदान करती थी। 11वां, अत्यंत सुदृढ़ जातीय एकता। इन जनजातियों में जातीय एकता अत्यंत प्रगाढ़ थी जो विद्रोह के लिए लोगों को एक आधार प्रदान करती थी। 12वां, हिंसा का समावेश। यह विद्रोह हिंसात्मक था जिसमें हिंसा उच्च स्तर पर थी। 13, तकनीकी स्तर पर पिछड़ापन। इस विद्रोह में मुंडा जनजातियों के हथियार परंपरागत एवं पुराने होते थे जिसमें तकनीकी नवोन्मेष न के बराबर था। 14वां, पश्चिमगामी प्रवृत्ति। मुंडा जनजाति अपने पुराने अधिकार की मान्यता प्राप्त करने के लिए ही विद्रोह कर रहे थे। 15वां, विकासवादी प्रवृत्ति का अभाव। इस विद्रोह में विकासवादी तत्वों का अभाव था और वह अपने पुराने अधिकारों को प्राप्त कर ही खुश रहना चाहते थे। मुंडा विद्रोह के परिणाम। मुंडा विद्रोह दो गैर बराबरी पक्षों के मध्य लड़ा गया एक विद्रोह था जिसमें मुंडाओं की पराजय हुई तथा कुशल नेतृत्व, आधुनिक हथियार और तार्किक निर्णय शक्ति के आधार पर अंग्रेजों की जीत हुई। इस युद्ध में कई हजार मुंडा मारे गए। इसके बावजूद इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी थे। जैसे पहला, 1903 में काश्तकारी अधिनियम लाया गया जिसके अंतर्गत मुंडाओं की परंपरागत कृषि व्यवस्था खूट कुट्टी को मान्यता दे दी गई। दूसरा, 1905 में प्रशासनिक सुधार करते हुए खुट्टी को अनुमंडल घोषित कर दिया गया। तीसरा, 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लाया गया जिसमें लगान की दर को सामान्य कर दिया गया तथा मुंडाओं की परंपरागत भूमि व्यवस्था को लागू किया गया। चौथा, अंग्रेजों की वन नीति में छूट प्रदान की गई। परिणाम स्वरूप मुंडा वन उत्पादों का उपभोग तथा क्रय विक्रय कर सकते थे। 5वां, मुंडा जनजातियों में जन जागरण हुआ। 6ठा, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया। इस विद्रोह के कुछ नकारात्मक परिणाम भी निकले जिन्हें हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। पहला, बहुत सारे लोग मारे गए। दूसरा, समय की काफ़ी बर्बादी हुई। तीसरा, धन दौलत की बर्बादी हुई। अब हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष देखेंगे। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर के क्षेत्र में 1895 से 1900 ईस्वी के मध्य प्रस्फुटित मुंडा विद्रोह अंग्रेजों के क्रूर व पाशविक दमन के कारण असफल हो गया, फिर भी अपने सुधारवादी उद्देश्यों को मुंडाओं तक पहुंचाने तथा राष्ट्रीय आंदोलन को दशा और दिशा देने में सफल रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि ऐसे लिखने की क्या प्रक्रिया है, हमें क्या ऐसे लिखने में क्या क्या चुनौतियां आती हैं, हमें अपने निबंध में कविताओं तथा सूक्तियों का प्रयोग करना चाहिए या नहीं, हमारी भाषा शैली कैसी रखनी है, हमें प्रस्तुतिकरण में हमें किन बातों का ख्याल रखना है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।